Good afternoon. GST. वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। तो इसमें तो इससे रिलेटेड जो कई सारे फैक्ट होंगे, उसका पहला फैक्ट होगा कि यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। फर्स्ट तो यही होता है एक सेंटेंस, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। इट्स ए इनडायरेक्ट टैक्स। यह एक प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। उसके बाद भारत के संविधान के 101वें संशोधन के माध्यम से इसका प्रावधान किया गया। दिस टैक्स वाज provision of this tax was made according to 101 constitutional amendment। 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसका प्रावधान किया गया। was made according to 101, इधर लिख दीजिए 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके बाद 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसका प्रावधान किया गया। तीसरा जो फर्स्ट फैक्ट है वो है 1 जुलाई 2017 से इस कर को लागू किया गया। दिस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड सिंस 1 जुलाई 2017। और कुल 17 केंद्रीय एवं राज्य अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर के इस कर का प्रावधान किया गया। प्रोविजन ऑफ दिस टैक्स वाज मेड विथ इंक्लूजन ऑफ 17 सेंट्रल एंड स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। 17 केंद्रीय एवं राज्य अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर कर का प्रावधान किया गया। कौन कौन से जो 17 जो टैक्स हैं जिसमें इसको मर्ज किया गया, अगर मान लो इसको सेवनटीन जो टैक्सेस हैं जिनको मिला करके इसको बनाया गया, ऐसे लिख दीजिए एक बार। तो इसके नीचे ये वाला डायग्राम, ये वाला बना दीजिए डायग्राम। लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, लोकल टैक्स, ऑक्टोराई, वैट, जीएसटी, एक्साइज, इंटरटेनमेंट टैक्स। हिंदी में अगर लिखेंगे तो देखिए, मनोरंजन कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, जीएसटी केंद्रीय बिक्री कर, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, वैट सेवा कर के बाद सीएसटी केंद्रीय बिक्री कर, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, ऑक्टोराई OCTRO, ऑक्टोराई को ऑक्टोराई ही लिख दीजिए। नगर पालिका वगैरह जो होती हैं, जो कर लगाती हैं, कई बार नगर पालिकाओं के द्वारा अपने क्षेत्र में कोई क्षेत्र में अगर कोई प्रवेश करता है तो जो टैक्स लगता है उनके ऊपर। दिल्ली में जब भी प्रवेश करने पर नोएडा साइड से, किसी भी साइड से कोई पीले नंबर की गाड़ी प्रवेश करती है तो उसके ऊपर वो टैक्स लेते हैं नगर पालिका के द्वारा, ऑक्टोराई। लोकल टैक्स स्थानीय कर
कुछ हो सकता है, मेला कर है या इस तरह से। एंट्री टैक्स ये स्टेट के लेवल पे लगता था पहले, चुंगी जिसको बोलते थे। चुंगी जैसे बिहार से जब जैसे बंगाल से कोई बिहार में प्रवेश करेगा तो वहाँ पे झारखंड से बंगाल में प्रवेश करेगा तो बराकर एक जगह है, वहाँ पे लगता था टैक्स वो। अगर यूपी से बिहार में कोई प्रवेश करेगा तो एक मोहनिया जगह है, सासाराम में शायद है या कैमूर में या भभुआ में है, तो वहाँ पे टैक्स लगता था। तो ऐसे से जो उसमें एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स विलासिता कर हो गया, होटल वगैरह 5 स्टार होटल वगैरह पे जो बिल पे जो लगता है लग्जरी टैक्स, ठीक है। इंटरटेनमेंट टैक्स सिनेमा हॉल वगैरह के ऊपर जो लगा, मनोरंजन कर, ये सारे के सारे। उसी में कुछ और लिखने का मन करे तो लिख सकते हैं, एक सीवीडी, सीवीडी, एसएडी, सीवीडी, सीवीडी, एसएडी, एसएडी। सीवीडी को बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी, और एसएडी का मतलब स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। सीवीडी एसएडी लिख दीजिए, सीवीडी और एसएडी लिख दीजिए, लिख दिए, ठीक है। देखो क्या था, सीवीडी एसएडी की अगर बात करें तो उसमें एक ऐसा कर है ये, जैसे मान लो इंडिया है, और इंडिया से अगर देश से स्टील इसमें जाता है तो इस स्टील के ऊपर एक टैक्स, मान लो फैक्टर कॉस्ट अब प्लस 2 टैक्स लग जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी और स्टेट गवर्नमेंट का वैट, जिसको बिक्री कर बोलते थे, ठीक है। तो ये दो, इस पे 2 टैक्स लग गया, 2 इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और प्लस वैट लग गया। और इसके बाद जो प्राइस बना, उस प्राइस पे जो टोटल जो प्राइस बना, इस प्राइस पे ये बिकेगा देश के अंदर, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर चाइना से आ रहा है तो चाइना से सिर्फ मान लो इसमें से चाइना में जो भी इसका फैक्टर कॉस्ट प्लस वो 0 टैक्स लगाएगा। इंडिया में जो एक्साइज ड्यूटी और वैट लगा उसके जगह पे चाइना ने अपने यहाँ कोई कर नहीं लगाया, जो उसका उत्पादन लागत हुआ प्लस इसके ऊपर फैक्टर कॉस्ट प्लस 0 टैक्स लगा। अब इंडिया में जब आएगा तो इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर 10% का कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क लगाएगी। तो स्वाभाविक रूप से ये जो स्टील होगा, ये जो स्टील होगा वो इंडिया में जब आएगा तो सस्ता पड़ेगा, और इंडिया स्टील इंडिया में ही बिक रहा है, तो ये 16% के आसपास एक्साइज ड्यूटी है, उसी तरह से 12% के आसपास वैट, दोनों मिलाकर के कैस्केडिंग इफेक्ट देखते हुए कर के ऊपर कर का प्रभाव 28-29% हो गया। तो ये तो भारतीय स्टील भारत में महंगा हो गया। ये चाइना वाले ने क्या किया, एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए अपने यहाँ दोनों टैक्स अपने स्टील पर नहीं लगाया। तो ऐसे कहा जाता है एंटी डंपिंग मेजर, चाइना अपने स्टील को जो इंडिया में डंप कर रहा है कम प्राइस पे, और भारतीय स्टील प्रोड्यूसर को जो अनहेल्दी कंपटीशन दे रहा है, जो अनावश्यक कहा जाए, एक तरह से कहा जाए कि अनहेल्दी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा दे रहा है, मूल्य प्रतिस्पर्धा दे रहा है। तो WTO के अकॉर्डिंग ही भारत के द्वारा यह प्रमाणित हो जाने के ऊपर कि चाइना अपने स्टील को भारत में बेचने के लिए या अनहेल्दी कंपटीशन देने के लिए उसके ऊपर कोई कर नहीं लगा रहा है, या उल्टा उसके ऊपर सब्सिडी दे रहा है। जो फैक्टर कॉस्ट है इसमें भी पता चला कि ये जो अमाउंट बना, इस अमाउंट में भी पता चला कि 10-15% का वो सब्सिडी दे रहा है। फायदा चाइना को क्या होगा? चाइना को फायदा इससे ये होगा कि एक तो चाइना से स्टील जाएगा तो बड़े पैमाने पे उसमें इंप्लॉयमेंट होगा, जो इंप्लॉयमेंट होगा उन लोगों से इनकम टैक्स लेगा। जो स्टील बनाने वाली कंपनी है उसका स्टील ज्यादा बिकेगा तो उससे चाइना को निगम कर मिलेगा। उस चेन में जो रॉ मटेरियल वगैरह यूज होगा उससे चाइना को कर मिलेगा। बिजली उपयोग होगा उस पर बिजली कर मिलेगा। आ रहा है समझ में? तो ये सारे से क्या हो जाएगा, तो आप पूछेंगे ना कि चाइना अपना 100 रुपए का चीज 10 रुपया उल्टा सब्सिडी देकर 90 रुपए में भारत में बेचवा रहा है, तो इससे चाइना को क्या फायदा हो रहा है? तो चाइना को फायदा इस तरीके से हो रहा है। तो 90 रुपए का चाइना स्टील भेजेगा तो चाइनीज गवर्नमेंट को तो 10 रुपए का लॉस हुआ ना, लेकिन जो लोग उसमें काम किए उससे ज्यादा इनकम टैक्स मिल गया। उस कंपनी को जिसको 10% सब्सिडी दिया था उससे 30% निगम कर उसको मिल गया। तो ओवरऑल देखेंगे, और प्लस इतने से चाइना में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ गई। तो इससे चाइना को लॉस नहीं है सब्सिडी देने से, उल्टा उसका जीडीपी का साइज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसका बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब क्या करेगी, इसके ऊपर ये जो चाइना का जो स्टील है इस मूल्य के ऊपर वो एक एक्साइज ड्यूटी के बदले सीवीडी और वैट के बदले एसएडी के ऊपर लगा देगी, ठीक है, जिससे कि वो एक तरह से जो चाइना जो मूल्य प्रतिस्पर्धा दे रहा था उसको काउंटर कर सके। और ये एंटी डंपिंग मेजर माना जाता है
किसी भी देश के द्वारा WTO के शर्तों के अनुसार ऐसा वो देश कर सकता है CVD और SAD लगा करके। CVD एक्साइज ड्यूटी के विकल्प में होगा और SAD वैट के विकल्प के रूप में होगा। ठीक है, और ये कब लागू होगा? नॉर्मल केस में लागू नहीं होता है, ये एंटी डंपिंग कार्रवाई के तहत ये दोनों टैक्स लागू होते। ठीक है, आगे पैरा चेंज करके लिख दीजिए, पैरा चेंज करके देखो, जीएसटी इज अप्लाइड ऑन, जीएसटी को सभी वस्तु एवं सेवाओं पर लागू किया गया है। जीएसटी इज अप्लाइड ऑन एवरी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट और उसमें लिख दीजिए जीएसटी एक्सेप्शन। जीएसटी किसके ऊपर लागू नहीं होता, उसमें लिख लीजिए एक लाइन, एक जीएसटी के अपवाद, जीएसटी एग्जेम्पशन या एक्सेप्शन। कौन कौन से, किस पे जीएसटी लागू नहीं होता? एक लिख लो, शराब एवं मादक पदार्थ, लीकर एंड नारकोटिक्स, इस पे लागू नहीं होता। ठीक है, शराब एवं मादक पदार्थ। दूसरा, शराब एवं मादक पदार्थ। सेकेंड देखो, पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसके ऊपर भी जीएसटी लागू नहीं होता। तीसरा लिख दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या लिखे? इलेक्ट्रिसिटी बिल। अच्छा, तो ये तीन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं जिसपे जीएसटी लागू नहीं होता है। ठीक है, अभी भी जो शराब है उसके ऊपर पेट्रोलियम पदार्थ और राज्य के आय का दोनों सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भी माना जाता है। जैसे कोरोना के दौरान जब बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद थे, तो ये दो चीजें चल रही थी, पेट्रोल डीजल वगैरह का चलता था, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा करके, और शराब के ऊपर। सबसे इंडिकेटिव जो दो चीज है जिसको जीएसटी से बाहर रखा गया है और जिसको जीएसटी में शामिल करने की मांग की जा रही है, जनरली मांग किया जाता है, लेकिन कई राज्य भी जीएसटी काउंसिल में, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना तो स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के दोनों तैयार नहीं है अभी। एक पेट्रोल डीजल पर भी तैयार नहीं है और साथ में इसके ऊपर भी, शराब के ऊपर। क्योंकि ये दोनों में क्या होता है, अभी कम से कम पेट्रोल डीजल की बात करें तो ऑलमोस्ट 100% के आसपास टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है, इनका अपना इनकम है। जैसे इसमें क्या होता है, जीएसटी के साथ क्या है कि जीएसटी तो एक कॉमन इनकम हो गया, और कॉमन इनकम में निश्चित रूप से उसका 50% जाता है केंद्र के पास और 50% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, तो वहां से पैसे आते हैं। लेकिन एक ऐसा इनकम जो कि बिहार के साथ देखेंगे तो उनके साथ एक दिक्कत इस बात की होती है कि बाकी सब स्टेट में, राजस्थान में, सब जगह जाएंगे तो वो क्या करते हैं कि पेट्रोल डीजल पे तो टैक्स लेते ही लेते हैं। बिहार, गुजरात और नागालैंड, शायद साउथ नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड है जहाँ पे लीकर बैन है, 3 जगह पे लीकर बैन है। तो इन जगहों के साथ दिक्कत होती है कि वो जीएसटी से जो लीकर शराब जो एग्जेम्प्टेड है उसके, अब चूंकि इनके यहाँ शराब लागू ही नहीं होता, शराब है ही नहीं, बैन है, तो ऑटोमेटिकली शराब से जो जीएसटी उनको मिलता और उनके कर की आय, उनका टैक्स कलेक्शन बढ़ता, वो करीब 12 से 15 हजार करोड़ के आसपास का बिहार को कहा जाए कि लॉस होता है, रेवेन्यू लॉस होता है इस शराब पर टैक्स नहीं लगाने से। और ऐसा नहीं है कि इससे उनके पास, और उल्टा नहीं लगाने से 12-15 हजार करोड़ का लॉस होता है, और दूसरा उसको लागू करने में जो प्रशासनिक खर्चे होते हैं उसको भी अगर जोड़ दें, और फिर वकालत वगैरह के जो वकीलों वगैरह के जो खर्चे होते हैं सब जोड़ दें, तो बिहार में शराब बैन एक बहुत बड़ा, माने एक सुविधा ना होकर के एक क्या है, झमेला है। शराब के लागू होने से जो पुलिस प्रशासन है और उसका ओरिएंटेशन बदल गया है। जो पहले लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में जो यूज होता, वो सारे के सारे कहाँ लगे पड़े हैं, शराब के पीछे लगे हुए हैं। ठीक है,
इसमें है ये। तो लेकिन अपना अपना हमें लग रहा है कि जैसे ही नीतीश कुमार जी अगर मुख्यमंत्री के पद से हटेंगे तो आरजेडी के मैनिफेस्टो में है कि हम शराब को क्या करेंगे, लागू नहीं करेंगे, हटा देंगे इसको। शराब पर जो बैन है उस बैन को हटा देंगे। लेकिन जब तक नीतीश कुमार जी रहेंगे तब तक ये नहीं हटेगा। अब तो ऐसा जरूर प्रतीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसमें लिखिए, देखो जीएसटी को लागू करने में अनेक संवैधानिक प्रावधान किए गए। देयर आर मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मेड टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। जीएसटी को लागू करने में अनेक संवैधानिक प्रावधान किए गए। जैसे एग्जाम्पल में 246A 246A और 246A में इसमें लिख दीजिए जीएसटी से संबंधित कानून बनाने का अधिकार, राइट टू मेक लॉ फॉर जीएसटी। 246A में जीएसटी से संबंधित कानून बनाने का अधिकार। नेक्स्ट लिख लो 269A, आर्टिकल 269A। 269A उसमें लिख दीजिए प्रोविजन फॉर आईजीएसटी, आईजीएसटी से संबंधित प्रावधान, और आईजीएसटी से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट एक और लिख लो आर्टिकल 279A 279A जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद से संबंधित प्रावधान, प्रोविजन रिलेटेड विथ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल से संबंधित प्रावधान, प्रोविजन से रिलेटेड। उसी में पैरा चेंज करके एक लाइन लिखिए, देखो जीएसटी को लागू करने के लिए 5 कानूनी प्रावधान किए गए। देयर आर 5 लीगल प्रोविजंस मेड टू इंप्लीमेंट जीएसटी। जीएसटी को लागू करने के लिए 5 कानूनी प्रावधान किए गए। देयर आर 5 लीगल प्रोविजंस मेड टू इंप्लीमेंट जीएसटी। कौन कौन से प्रोविजन किए गए? जीएसटी से संबंधित जो लीगल प्रोविजंस है उसमें एक है सीजीएसटी एक्ट, दूसरा है यूटीजीएसटी, तीसरा है एक्ट एसजीएसटी एक्ट, चौथा है आईजीएसटी। मैंने सबके जो कानूनी जो पक्ष होगा उसका आर्टिकल 269 में आईजीएसटी के लेकर के 2 पेज नहीं लिखा जाएगा, लेकिन आईजीएसटी प्रोविजन तो बहुत लंबा चौड़ा होगा ना, तो उससे जुड़ा हुआ जो सप्लीमेंट्री जो लीगल प्रोविजन होगा उसके लिए अलग से कानून बनाया गया। 5 टोटल कानून बनाए गए थे। कौन कौन से? सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी एक्ट 2000, ये सब 2017 का कानून है। ये 2017 है, ये भी 2017 है, ये भी 2017 है। सारे 5 कानून 2000। और एक और लिख दीजिए क्षतिपूर्ति से संबंधित कानून, एक्ट रिलेटेड विथ कंपनसेशन टू स्टेट, संबंधित कानून, एक्ट रिलेटेड विथ कंपनसेशन टू स्टेट्स। ठीक है, तो इसमें से एक जो कानून था वो बनाना था राज्य विधानसभाओं को, और 5 कानून थे, 4 थे जो संसद, जो सेंट्रल पार्लियामेंट को बनाना था। कौन कौन से? एसजीएसटी वाला सिर्फ बनाना था राज्यों को। तो नीचे एक लिख दीजिए, आउट ऑफ दीज एक्ट्स एसजीएसटी वाज पास्ड बाय
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, देखो इन कानूनों में से एसजी एसटी को राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित किया गया। आउट ऑफ दीज एसजी एसटी related act was passed by state legislative assembly। SGST से जुड़े कानून किसके द्वारा बनाया गया? राज्य विधानसभा द्वारा। रिमेनिंग एक्ट्स वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट। अन्य कानूनों को संसद द्वारा पारित किया गया है। आप देख रहे हैं इधर, हमको देखिए, इधर उधर मत देखिए, खाली हमको देखिए, हमको ध्यान से देखिएगा तो इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। एक्ट SGST was passed by state legislative assembly। रिमेनिंग एक्ट्स वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट। क्लियर है ये? क्योंकि यूटी जीएसटी का वैसे भी अब पूछेंगे कि तो भाई एक विधानसभा तो है नहीं, तो उसमें कहा जाता है कि जब इस कानून के फॉर्मेट को जब आधे से अधिक विधानसभाएं पारित कर देंगी तो इस कानून को फिर विधानसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा। और शायद बिहार पहला राज्य था जिसने इसको पास किया था। ठीक है, जैसे मान लो 28 टोटल राज्य हैं, तो अगर 15 राज्य विधानसभाएं अगर इसको पास कर देंगी तो दिस फॉर्मेट विल बी कंसिडर्ड एज पास। और ऐसा नहीं था कि ये जो फॉर्मेट था उसको अलग अलग नहीं पारित किया जाएगा, एक ही फॉर्मेट है। दैट फॉर्मेट वाज पास्ड बाय सेपरेटली बाय 15 लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ऐसे कई होते हैं, जैसे कानून हैं जिसमें कि उसमें पार्लियामेंट के साथ साथ राज्य विधानसभाओं की भी जरूरत होती है। तो राज्य विधानसभाओं की जरूरत होती है तो उसमें 1/2+1 जैसे ही विधानसभाएं उसको कंसेंट दे देंगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये था, उसी में नीचे पैरा चेंज करके लिखो, जीएसटी को 2 भागों में लागू किया गया। जीएसटी वाज अप्लाइड इन 2 पार्ट। जीएसटी को 2 भागों में लागू किया गया। इन 2 जीएसटी वाज अप्लाइड इन 2 पार्ट। 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक इंट्रा स्टेट ट्रेड, अंतरराज्यीय व्यापार, और दूसरा अंतरराज्यीय व्यापार, इंटर स्टेट ट्रेड। अंतरराज्यीय व्यापार और अंतरराज्यीय व्यापार, क्या इसका मीनिंग हुआ? सूरत में साड़ी बना और बिहार में बिका, अंतरराज्यीय व्यापार हुआ ये। ठीक है, और सूरत में ही बना, सूरत में ही बिका, दिल्ली में ही बना, दिल्ली में ही बिका। दोनों में जीएसटी लगेगा, एक में इंटर स्टेट वाला लगेगा, दूसरे में इंट्रा स्टेट वाला लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जीएसटी ये कैसे लागू होगा? जीएसटी इसमें होगा फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब हुआ उत्पादन लागत। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट उत्पादन लागत प्लस जो जीएसटी हो, जीएसटी। और ये जीएसटी 2 पार्ट में लगेगा। कौन सा? सीजीएसटी और एसजीएसटी, 2 पार्ट में लगेगा ये, सीजीएसटी और एसजीएसटी। कैसे लगेगा ये सीधा ये इस तरीके से लगेगा, एफसी प्लस सीजीएसटी और प्लस एसजीएसटी इक्वल टू प्राइस। हॉरिजॉन्टल नहीं लगेगा ये, कैसे लगेगा? वर्टिकल लगेगा। जो बिल बनेगा ना, तो बिल में प्लस जैसे अमाउंट लिखाएगा, प्लस सीजीएसटी लिखाएगा, और उसके नीचे एसजीएसटी लिखाएगा, वो परसेंटेज दोनों सेपरेटली काउंट होगा। मान लो जैसे डिस्क्रिप्शन लिखाएगा, टैक्स लिखाएगा, और उसके आगे प्राइस लिखाएगा। तो फैक्टर कॉस्ट लिखा गया जो अमाउंट है, उसके नीचे सीजीएसटी 18%, 9%। अगर 18% उसके ऊपर लगा हुआ है तो आधा सीजीएसटी होता है, आधा एसजीएसटी होता है। तो 9% 9% लिखाएगा। मान लो 1000 का है, 9% कितना हो जाएगा? 90 रुपया। एसजीएसटी 9%, वो भी 90 रुपया। क्लियर है?
अब दोनों 90-90 हो गया, उसके बाद जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1180 रुपया। जबकि यही चीज पहले अगर लागू होता जीएसटी के पहले तो ये कैसे लगता? ये लगता 1000 प्लस 9% प्लस 9%। और दूसरे में क्या हुआ? 1000 प्लस 9% प्लस 9%। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ये कितना हुआ? 90। और ये कितना हुआ? 90। और ऊपर वाले में कितना हुआ? ये हुआ 90 और ये हुआ, ये 90 मतलब कि 1090 का 9%। 1090 का 9% हुआ, कितना हुआ? 9.9। खैर, और असम में ये जो दूसरा वाला जो 9% है वो पहले वाले से ज्यादा होगा। और ये तो ये पहले लगता था, ये जीएसटी में ये लगता है। और नॉर्मल जो पहले जीएसटी के पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी और स्टेट गवर्नमेंट का वैट, इसमें कर के ऊपर कर लगने से, कर के ऊपर कर लगने से ओवरऑल प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ये नहीं समझ में आया? नहीं, मैं मान लूंगा कि नहीं समझ में आया, आपका मैथ थोड़ा कमजोर है। 1000 प्लस 10% प्लस 10%, कितना हुआ ये? 1210 रुपया। और वही चीज क्यों, ये 10 रुपया, ये 100 रुपया हुआ और ये वाला 110 रुपया हुआ। अब समझ में? अब नहीं है, अब आया समझ में? ये 100 रुपये क्या हो जाएगा? ये दोनों जुड़ जाएगा, 1100 हो गया, इसके ऊपर ये 10% लगेगा। तो ये जो बाद वाला 10% है ये 1000 पर भी लग रहा है और 100 रुपया पर भी लग रहा है, दोनों पर लग रहा है। और जबकि 100 रुपये टैक्स है, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो जीएसटी में क्या सुधर जाएगा? ये टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। कैसे? ये क्या होगा कि यहां पर 100 प्लस 100%, ये वाले में, ये नीचे वाले में क्या हो जाएगा? 1000 प्लस 10%, कितना हुआ? मतलब 100 प्लस 10% कितना हुआ? 100। और ये दोनों को जोड़ के करेंगे तो 1200। प्राइस 10 रुपये से कम हो गया। जीएसटी में जो सेंट्रल सीजीएसटी एसजीएसटी वो वर्टिकल लगता है और उसके पहले वो हॉरिजॉन्टल लगता था। हॉरिजॉन्टल लगने से एक कर दूसरे कर के ऊपर लागू होता था और मूल्य बढ़ जाता था। यहां मूल्य नहीं बढ़ रहा है। क्लियर है ये? आपको किस पे सामान खरीदेंगे? पहले वाले जीएसटी, पहले वाले पे कि अब वाले पे? अब वाले पे। नियम के अनुसार देखेंगे तो अब वाले का प्राइस कम है, तो वही हमने यहां पर आपको लिखा है। देखो एफसी प्लस जीएसटी ये लग गया। अच्छा, अब यहाँ पे यहाँ पे है कि ये तो सीजीएसटी तो ये किसको मिल जाएगा? केंद्र सरकार को, केंद्र को। और ये जो एसजीएसटी है वो किसको मिलेगा? किस स्टेट को? जिस स्टेट में ये व्यापार हो रहा है, जिस स्टेट में, क्योंकि इंट्रा स्टेट की बात कर रहा हूं, एक ही राज्य में उत्पादन, उसी राज्य में व्यापार, सेम स्टेट है, कोई दूसरा स्टेट इन्वॉल्व नहीं है। तब ये किसको मिलेगा? राज्य को, संबंधित राज्य, रिलेटेड स्टेट को मिलेगा ये। ठीक है, और इस वाले में क्या होगा? एफसी प्लस यहाँ पे जो जीएसटी है, यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। और ये आईजीएसटी दो पार्ट में डिवाइड होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और ये 9%, मान लीजिए, एक मिनट के लिए 9 मत लिखिए, सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्या लिखे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये वाला एसजीएसटी लिख लो।
क्या लिखे? अच्छा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो इसमें सीजीएसटी क्या हो जाएगा? अच्छा, ये तो केंद्र को मिलेगा, ये तो क्लियर है केंद्र को। ये वाला एसजीएसटी, चूंकि इसमें तो दो राज्य इन्वॉल्व है, साड़ी गुजरात में बना है, बिहार में बिक रहा है, तो दो राज्य हो गए ना, ये किस राज्य को मिलेगा? तो यहाँ पे जहां बिकेगा उसको मिलेगा। यहाँ पे जीएसटी के लागू होने पर यह बेस शिफ्ट हुआ। पहले ये जो प्रोड्यूसिंग स्टेट होता था उसको मिलता था, और जीएसटी के उसमें रिजिम में ये जो स्टेट में जहां बिकेगा उसको मिलेगा। पूरा बेस शिफ्ट हुआ है। इसीलिए जितने भी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थे वो जीएसटी का विरोध करते थे, और जो कंज्यूमिंग स्टेट थे वो जीएसटी का समर्थन करते थे। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र को, गुजरात को, कई ऐसे स्टेट थे जो प्रोडक्शन स्टेट थे, उनको इसके जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से लॉस हुआ था। और बिहार और झारखंड, इस तरह के जो कई सारे राज्य थे, उत्तर प्रदेश वगैरह, जिनको की प्रोडक्शन से, जिनको इससे फायदा हुआ था। बिहार का माना जाता है कि करीब 29, बिहार झारखंड दोनों मिला करके जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने से लगभग 29,000 करोड़ रुपीज का इनका टैक्स कलेक्शन बढ़ गया था। इसके इम्प्लीमेंट होने, अकेले बिहार का जो जीएसटी कलेक्शन था वो करीब 18,000 करोड़ से बढ़ा था। जीएसटी के लागू होने से जो इनडायरेक्ट टैक्स का इनका कलेक्शन होता था उसकी बात कर रहा हूं। उसी में नीचे लिख लो एसजीएसटी की नीति, लिखो यह गंतव्य राज्य को प्राप्त, इट विल बी रिसीव्ड टू डेस्टिनेशन स्टेट, इट विल बी रिसीव्ड टू डेस्टिनेशन स्टेट। क्या लिखे? यह गंतव्य राज्य को प्राप्त, इट विल बी रिसीव्ड टू डेस्टिनेशन स्टेट। अच्छा, डेस्टिनेशन से, क्योंकि बिकॉज जीएसटी इज अ कंजम्पशन टैक्स और डेस्टिनेशन टैक्स, क्योंकि जीएसटी एक उपभोग कर है, उपभोग कर है, या जीएसटी एक उपभोग कर है या गंतव्य कर है। कंजम्पशन टैक्स और डेस्टिनेशन टैक्स, कंजम्पशन टैक्स और डेस्टिनेशन टैक्स, ठीक है। क्या इसका मीनिंग हुआ कि हमेशा डेस्टिनेशन जहां बिकेगा उसको, उस राज्य को मिलेगा। ये बात इसमें ध्यान रखिएगा कि बेस शिफ्ट हुआ था जो हमने बताया। अच्छा, अब जैसे इसमें एक सिचुएशन है कि जैसे मान लो एक्सपोर्ट हुआ। एक्सपोर्ट में तो दो चीज इन्वॉल्व होता है, एक एक्सपोर्ट और दूसरा इंपोर्ट, माने फॉरेन ट्रेड। ये सारी बातें जो हमने बताई वो तो किसके लिए बताई? जब जब ये जो ट्रेड हो रहा है वो देश के अंदर हो रहा है, डोमेस्टिक ट्रेड के लिए बताया। लेकिन कभी ट्रेड अगर देश के बाहर हो रहा हो तब क्या होगा? एक्सपोर्ट हो रहा हो या इंपोर्ट हो रहा होगा तो क्या होगा? तो उसको इंटर स्टेट जो ट्रेड है उस तरह से ट्रीट किया जाएगा। इंटर स्टेट नहीं, किस तरह से? इंटर स्टेट। और वहां पे एक प्रोविजन होगा कि जब एक्सपोर्ट होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एक्सपोर्ट, जो आईजीएसटी है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट कर देती है, उसको रिटर्न कर देती है। जैसे मान लो ये मार्कर है 100 रुपए का, बनते बनते ये गया, और जब जिसके पास फाइनली पहुंचा, जेड के पास ये पहुंचा, तो उसने ये डिसाइड किया कि इसको घरेलू बाजार में बेचने के बदले हम इसको कहाँ बेचेंगे? दूसरे देश में बेचेंगे। तो भाई घरेलू बाजार में बिकता तब तो इसके ऊपर ऑल टैक्सेस इंक्लूसिव में आईजीएसटी भी इंक्लूड हो जाता। लेकिन अब चूंकि विदेश जा रहा है तो उसमें क्या हुआ कि अगर इसके अंदर में वो जो आईजीएसटी का मूल्य अगर एडेड है तो दिस अमाउंट विल बी रिटर्न टू एक्सपोर्टर। ठीक है, एक्सपोर्ट की स्थिति में उसको वापस कर दिया जाएगा। उतने से मूल्य 18% से, मान लो 18% उसके ऊपर है तो उतने से मूल्य कम हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर डोमेस्टिक में होगा तो फिर उसको वापस नहीं होगा, ये वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये तो एक्सपोर्ट के केस में हुआ। इंपोर्ट के केस में क्या हुआ? जब भी बाहर से वो आएगा तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी तो जैसा है वैसा लगेगा, सीमा शुल्क। उसको जीएसटी में मर्ज नहीं किया गया है। देखिए हमने जो लिखा है, सीमा शुल्क जीएसटी में शामिल नहीं है, क्लियर है? तो वो तो जैसा है वैसा लगेगा, लेकिन उसके ऊपर प्लस एक आईजीएसटी भी जुड़ेगा जो सीवीडी और एसएडी के रिप्लेसमेंट के रूप में। ठीक है, और वो जो आईजीएसटी होगा, वो आईजीएसटी उस स्टेट को, उस आईजीएसटी का दो पार्ट जो होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, उसका एसजीएसटी पार्ट उस स्टेट को मिलेगा जहां पर वो बिकेगा फाइनली। ठीक है, कंजम्पशन वाला जो स्टेट होगा वहां पे मिलेगा उसमें। तो नीचे एक लाइन सेंटेंस में लिख लो, देखो विदेश व्यापार की स्थिति में, इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड, विदेश व्यापार की स्थिति में की स्थिति में
इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड लिखो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट में आईजीएसटी वापस, आईजीएसटी रिटर्न टू एक्सपोर्टर, आईजीएसटी रिटर्न टू एक्सपोर्टर, आईजीएसटी वापस। और इंपोर्ट की स्थिति में प्लस आईजीएसटी, और ये किसको मिलेगा, इसका सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये एसजीएसटी गंतव्य राज्य को, टू डेस्टिनेशन स्टेट, टू डेस्टिनेशन स्टेट को मिलेगा ये। ठीक है, एक इससे क्या हुआ, मान लो कोई सामान है राजस्थान से चला, दिल्ली होते हुए, यूपी होते हुए, बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल गया, 5 बार एंट्री टैक्स लगता था। कहाँ कहाँ, हर बॉर्डर पे एंट्री टैक्स लगेगा। और उससे क्या हो जाएगा, एक तो उसमें डिस्टर्बेंस होते थे सब जगह, पता चला कि टैक्स क्लियर करने के लिए बॉर्डर पे हजार हजार ट्रकें लगी हुई हैं हर बॉर्डर पे। वो जाके अब चूंकि अभी क्या होता है, ई वे बिल जनरेट हो जाता है, ऑनलाइन सब जनरेट हो जाता है, और एक ही बार वो सब जगह सारे स्टेट का एक ही जगह कट जाता है। ठीक है, अपना फिर जो स्टेट है उसको उसका उसका पे हो जाता है। कहीं पे अब बॉर्डर पे आप कहीं पे सारे चुंगी जितने भी थे स्टेट पर, अब वो सब खत्म हो गए, इक्वल टू जीरो, माने डिलीट हो गया सारा का सारा, उसको हटा दिया गया सब कुछ। अब आप भारत में एक जगह ट्रक वाले को कहीं रुकने की जरूरत नहीं है, वो अपना आराम से चलते रहेगा, वो वहां तक पहुंच जाएगा, बंगाल तक आराम से पहुंच जाएगा, उसका एक ही बार कट जाएगा जहां से जहां तक जा रहा है उतने के लिए। क्लियर है, ये चीज इसमें से हो गया। क्या लिखे, आईजीएसटी वापस, पैरा चेंज करके देखो, जीएसटी की 4 दरें लागू हैं, देयर आर 4 रेट्स included under GST. Some goods also included in 0% rate. कुछ वस्तुओं को 4 दरें लागू है, कुछ वस्तुओं को 0% के दायरे में भी शामिल किया गया है। Some exempted, सोना चांदी है उसके ऊपर, ये 4 के अलावा भी टैक्स लगता है, अलग दर है उसका सोना चांदी का, जीएसटी का। लेकिन फिर भी आप जो याद करेंगे वो 4 ही याद करेंगे। 4 दरें लागू हैं, कुछ 0% में हैं। तो कौन कौन से हैं, 2 दर हैं, एक है 5%, 12%, 18% और 28%। अभी ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर 28% टैक्स लगाया गया है। ये दोनों को मेरिट जीएसटी कहा जाता है। इसको, सॉरी, एक मिनट, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड जीएसटी, मानक जीएसटी। इसको बोलते हैं 5% को मेरिट जीएसटी, और इसको बोलते हैं नॉन मेरिट जीएसटी। हिंदी में भी लिख दीजिए ही, मेरिट जीएसटी, स्टैंडर्ड जीएसटी। ये क्या है, ऐसी वस्तुएं जो गरीब या पर्यावरण के लिए उपयोगी, इंपॉर्टेंट फॉर पुअर और एनवायरमेंट, जैसे सोलर एनर्जी है, खादी के कपड़े हैं, या और भी बच्चों का जो दूध है। ठीक है, इस तरह का ये मेरिट लगेगा उसके ऊपर। उसी में जो नॉन मेरिट, ये जितने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्लस वीडियो ऑनलाइन गेमिंग, अभी लगा ऑनलाइन
गेमिंग, गेमिंग के ऊपर, जैसे सीन गुड्स बोलते हैं इसको, सीन, SIN, सीन गुड्स होता है, जो कि एक तरह से लग्जरी या विलासिता की जितने भी इस तरह के गुड्स होते हैं उनके ऊपर 28%। और अदरवाइज जाएंगे तो मानक जो रेट है, जो सभी सामान्य साबुन के ऊपर या सामान्य वस्तुओं के ऊपर लगता है, क्योंकि जो कर वसूलने के लिए होता है, ये इन वस्तुओं को प्रोत्साहित करने के लिए होता है, टैक्स कलेक्शन के लिए नहीं होता है, ये पनिशमेंट के लिए होता है, ठीक है। और ये वाला वसूलने के लिए होता है। ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक है, और ये मानक है, स्टैंडर्ड है। भाई आप कोई चीज काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। वो कौन सा हुआ? स्टैंडर्ड GST हुआ। इसी में नीचे लिख लो, सेवाओं पर, सेवाओं पर ऑन सर्विसेज 18% की दर से GST लागू है। क्रॉस सभी सेवाओं पर 18% की GST लागू है। ऑन सर्विसेज 18% रेट ऑफ GST अप्लाइड। 18% GST लागू है। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये आता है कि किस वस्तु पर कितना प्रतिशत कर लगेगा, ये आप कैसे डिसाइड। मान लो एक मिठाई बेचने वाला है, उसके सामने लड्डू है, ठीक है, उसके सामने कुछ और अलग अलग तरह का, एक कपड़े का व्यापारी है, तो उसके सामने टेरिकॉटन है, कॉटन है, मान लीजिए सिल्क है, इस तरह के अलग अलग बहुत तरह के फाइबर्स होते हैं, ऊनी है। अब वो जो कपड़े पर किस पर कितना प्रतिशत टैक्स लगाएगा, ये उसको कैसे पता चलेगा? भाई देश में इस जो गुड्स हैं उनकी संख्या तो हजारों में है, तो जब GST लागू हुआ तो ये तो बहुत बड़ा टास्क था ना। मान लो एक व्यापारी, भाई किस, जैसे मान लो कोई मॉल है, कोई कोई बिग बाजार था, या कोई डी मार्ट या कोई इस तरह का है, उसमें सोच के देखो, चॉकलेट से लेकर के डेयरी प्रोडक्ट से लेकर के, अब कपड़े से लेकर के, प्लास्टिक के सामान से लेकर के, हर तरह के सामान है। ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाली बात है कि उसको पता ही नहीं है कि भाई किससे, जब बिलिंग करने जा रहे हैं तो अमाउंट लिखा उसके अंदर में, जब GST का बिल जोड़ना है, टैक्स जोड़ना है, तो किस पे कितना जोड़े। कई सारी चीजें हैं, ऑल टैक्सेस इंक्लूसिव में चला जाएगा। भाई जो कंपनी बना रही है उसको ही पता है कितना % लगेगा, उसने उस प्रोडक्ट के ऊपर वो टैक्स जोड़ करके और रिटेलर को भेज दिया है। वो उसका कुछ नहीं है, उसका जो उस पर लिखा हुआ है, बार कोड का स्कैन किया, जो बिल आया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको कर दिया उसने, मैंने पेमेंट वगैरह जैसे जो भी है उसमें GST कितना है सबका ब्रेकअप उसने दे दिया। लेकिन कई सारे ऐसे हैं जो कि दुकानदार को तय करना है इसमें कौन सा % लगाए। तो इसके लिए शुरू में ही इन डिटेल, बाद में कंफ्यूजन भी हुआ, कुछ चीज़ों का बाद में करेक्शन भी हुआ, ठीक है। उसके लिए सारे जितने भी इस तरह के गुड्स हैं उस सब के लिए एक अलग से कोड जारी किया गया, जिसको कि HSN कोड के नाम से जाना जाता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। और उसमें सारा वो लिस्ट दिया हुआ है कि किस वस्तु के ऊपर कितना % टैक्स लगेगा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, HSN कोड इज ए 6-digit यूनिफॉर्म कोड दैट क्लासिफाई 5000 प्लस प्रोडक्ट्स एंड इट इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। 5000 तरह के उत्पाद हैं और उसके ऊपर इन्होंने GST का रेट तय किया, और उसके लिए जो हर प्रोडक्ट को एक कोड दिया गया, और उस कोड का नाम क्या था? HSN कोड, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, HSN कोड। तो उसमें एक लाइन लिख लो, देखो, इन दरों से संबंधित वस्तुओं के निर्धारण के लिए, टू डिटरमिन गुड्स विथ दीज रेट्स, इन दरों से संबंधित वस्तुओं के निर्धारण के लिए, टू डिटरमिन क्या, गुड्स विथ दीज रेट्स, HSN कोड वॉज प्रिपेयर्ड। HSN कोड का निर्धारण किया गया, HSN कोड का निर्धारण किया गया, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का निर्धारण किया गया। अब जैसे यहाँ पे एक वो होता है, जैसे मान लो GST काउंसिल, अब जितने भी टैक्स के भाई दरें तो 5, 12, 18 और 28 ही हैं। अब इसमें होता है कि कई बार जब ऐसा मार्केट में जाता है कि भाई ये जो गुड्स है इसके ऊपर 28% थोड़ा ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए, होगा ठीक है, कितना होना चाहिए? 18% होना चाहिए। तो अब ये रेट कब तय होगा? जब GST काउंसिल की बैठक होती है तो उसमें तय होता है कि 28 नहीं 18 इसको कर दिया जाए। तय हो गया। अब उसके बाद उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई इस वस्तु के ऊपर 28 नहीं 18,
और समस्या ये है कि वो 28 बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं, साबुन जैसे मान लो 1 मिनट के लिए साबुन मान ले, उसके ऊपर 28% का रेट तो प्रिंट हो चुका है भाई। ये तो जीएसटी काउंसिल ने आज तय किया, जब तय किया कि भाई दिस डेट, भाई अब क्या होगा, लेकिन उस कंपनी का वो जो साबुन है वो तो अभी 2-3 महीने तक बिकेगा। यहां उसका रेट क्या हो गया, 28 से घटा करके 18 हो चुका है। कंज्यूमर 28 के बदले 18%, कंज्यूमर को दुकानदार को अब 18 देना है, और कंज्यूमर कितना पे कर रहा है उस पर, 18% पे। कंज्यूमर 28 दे रहा है, और दुकानदार को कितना, कंपनी वाले कितना देना है, 18 देना है। ये जो बार बार HSN कोड के अनुसार जो परसेंटेज ऑफ उसको आगे पीछे करते हैं, तो उससे पता चला कि उससे, जबकि दुकानदार क्या करेगा, चाहे उत्पादन वाला क्या करेगा, अगर जीएसटी का रेट बढ़ाया गया तो वो उसको सारा कवर चेंज करा देगा, सब सामान वापस मंगा करके, चाहे सबको इंफॉर्मेशन चला जाएगा कि भाई कस्टमर से उसको उस पर ब्लैक वाला मार्कर लगा करके आप उससे ज्यादा रेट तय कर लीजिए। लेकिन अगर 28 से 18 कर दिया गया तो किसी को मैसेज नहीं जाएगा कि कस्टमर से क्या करिए, 28 के बदले 18 लीजिए, 28 के बदले 18 मत लीजिए। वो 28 ही वसूलेंगे भले सरकार को, अब बीच वाला जो अमाउंट है वो अमाउंट तब तक वो वसूलते रहेंगे जब तक कि स्टॉक खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकल दिक्कत होता है। लेकिन जो भी रेट होता है HSN कोड के अनुसार वस्तुओं के दरों में अगर परिवर्तन करना होता है तो इसके लिए एक ही एजेंसी ऑथराइज्ड है, वो एजेंसी है जीएसटी काउंसिल। पैरा चेंज करके देखो, एक हेडिंग डाल दीजिए, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, GSTC, और बीच में लिख दीजिए तो ज्यादा इसमें रहेगा पॉइंट्स। इसका प्रोविजन कहाँ है, आर्टिकल 279A। जीएसटी काउंसिल में इसका कार्य क्या है। अच्छा, पहले इसके सदस्य कितने हैं, सदस्य होते हैं, अभी के टाइम पे जाएंगे, अभी कितने स्टेट हैं, 28, 28 और 28, 32 सदस्य कितने हैं, 32, 28, अच्छा 2 + 28 + 2, 2 + 28 + 2, ये 2 कौन, केंद्र सरकार। एक दिन एक मॉक हो रहा था, तो एक जन आए तो गेट खोले, गेट खोल करके ऐसे करके आए। हमने कहा कि पीछे बाहर, फिर हमने बाहर, पॉकेट में हाथ नहीं डाला जाता है, आराम से आइए। फिर भेजे बाहर, फिर बुलाए, तो फिर आते हुए मुस्कुरा रहा था। हमने फिर बाहर, सीरियस आना है, अब फिर भी आकर के नमस्कार नहीं किया। मैंने आया तो जैसे आते हैं बोर्ड में, आप बोर्ड में आ रहे हैं तो सब, जो आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो बोलना हो, भाई जो बोलना हो, जिस तरीके से जो भी करना हो आप यूज करिए, खड़े हो जाइए भाई चेयर के पास, बोर्ड कहेगा आपको बैठने के लिए तो बैठिए, नहीं तो खड़ा रहिए भाई, आपका थोड़ी कुर्सी है वो भाई, वो सिचुएशन मेरा सिचुएशन है भाई, मैं जैसे आपको बोलूंगा वैसे आपको करना पड़ेगा, नहीं ज्यादा करिएगा तो फिर कहें बाहर। भाई जो आप इंटरव्यू कहीं देने जाते हैं तो इंटरव्यू आपका सिचुएशन नहीं होता है, वो तो बोर्ड वालों का सिचुएशन है, तो वो जैसा कहेंगे वैसा आप करेंगे कि आप दादागिरी जाके वहां करेंगे। ले बिठाया, और उसके बाद वो इकोनॉमिक्स के ही गेस्ट लेक्चरर थे, और JNU से पढ़े हुए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में पढ़ा रहे थे इकोनॉमिक्स पे ही। हमने खूब उनको टोपी बनाया, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी बातें नहीं पूछ के, नहीं तो बड़ी इस तरह के लोगों से बड़ी बातें पूछेंगे तो उनको अगर ये फील हो गया कि सर हमको फंसाने के लिए पूछ रहे हैं, तो फिर वो अंत में वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो रिवेंज में आ जाएंगे। रिवेंज में आकर के क्या कहेंगे, भाई मुझे ये सब इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा होता नहीं है, ऐसे थोड़ी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन ये थोड़ी है कि ये GD पे, आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, और क्वेश्चन सिंपल सामने क्वेश्चन पूछा कि भाई GST काउंसिल में केंद्र के कितने प्रतिनिधि हैं। अब आपसे तो उम्मीद की जाती है कि आप जानिए, भाई आप प्रोफेसर हैं, GST आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, और एक कॉमन सी बात है कि GST काउंसिल की अभी 2 दिन पहले बैठक हुई है,
तो ये तो जानना चाहिए आपको जीएसटी काउंसिल में कुल कितने मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो हम तो जानते थे कि कहाँ कहाँ है बता सकते हैं और कहाँ कहाँ ये नहीं बता सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें ही। जैसे कई बार लोग थोड़े पुराने टाइप के जो पढ़े हुए रहते हैं, वो अभी तक उनको पता नहीं है कि एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज करके, एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज करके एनएसओ बनाया गया है। और एनएसओ का फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑफिस है। तो हमको तो फंसाना, जब जब किसी को फंसाना होगा तो हम क्या पूछेंगे, हम इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे। जब बचाना होगा तो पूछेंगे कि एनएसओ के द्वारा ये काम किया जाता है, आप इसके बारे में आप बताइए। और अगर फंसाना होगा तो क्या पूछेंगे, जब देखेंगे ज्यादा हीरो बन रहे हैं तो हीरो लोगों को तो फिर फंसाना पड़ेगा, जिससे कि इनका मनोबल क्या हो थोड़े। भाई आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, आप इंटरव्यू जब देने जा रहे हैं तो आप एक फ्रेमवर्क में, आप ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनने जा रहे हैं, तो उसमें हीरो वाला काम नहीं चलता है। आपको एक पैनल, आपको जैसे एकदम, फिर कई जगह फंसाया, उनको अच्छे से फंसाया, ठीक है। फंसाते फंसाते बाद में वो आ गए। मैंने हमने ये पूछा, अच्छा आप रेवेन्यू, जैसे बजट तो होता है, बजट तो आप जानते ही हैं, उसमें दो तरह का इनकम होता है, एक रेवेन्यू इनकम होता है, कैपिटल इनकम होता है। दोनों डिफरेंस क्या होता है, बट एक एक सेंटेंस में दोनों का डेफिनेशन केवल बता दीजिए कि व्हाट इज द रेवेन्यू इनकम एंड व्हाट इज द कैपिटल इनकम, ठीक है। क्योंकि वही बोलने में एक आध दो लाइन बार बार वो बोल रहे थे, जैसे सरकार का रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू, इस तरह से बोल रहे थे। हमने कहा अच्छा तो ये रेवेन्यू और कैपिटल इनकम में इनका अंतर क्या होता है, लगे टटोलने इधर से उधर, फिर वहां फंसाया उनको। तो इस तरह से फिर रेवेन्यू में भी कुछ कुछ जगहों पे बड़ी छोटी छोटी चीज़ों में फंसाया। बाद में फाइनली जब मॉक खत्म हुआ तो हमने उनसे बोला कि बिना पढ़े हुए पास कर गए हो कि पढ़ के पास किए हो, बोले ईमानदारी से बताओ। पढ़ के पास किए होगे, जरूर 2-4 घंटा 10 घंटा पढ़े होगे, एग्जाम देने गए होगे, वहाँ कष्ट हुआ होगा, फिर आए, फिर सब कुछ। तो ये सब इतना जब मेहनत किए, तो थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है, जो इंटरव्यू वाला पार्ट है, ये भी जरूरी पार्ट है। और बोर्ड में 4 आपके सीनियर बैठे रहेंगे, तो उनके सामने जाकर कैसे जो पॉकेट में हाथ जाकर खड़े हो रहे हो, ये सब अच्छी पर्सनालिटी। और आप तो वैसे भी प्रोफेसर हैं, आपके से तो आपके सामने मान लीजिए अच्छे से अच्छा कॉलेज के प्रोफेसर हैं, भाई आपके सामने बच्चे, तो आपकी पर्सनालिटी से वो मोटिवेट होंगे, आपके पेरेंट्स से मोटिवेट होंगे। तो चीज़ों को थोड़ा सा इस तरीके से कूल डाउन करिए, आराम आराम से। और बोर्ड जितना पूछे उतना ही बोलिए, बोर्ड को पढ़ाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको पता नहीं है कि उसको पता होगा, आप टोपी पहना रहे, इधर से उधर घुमा रहे हैं। समझा, फिर समझा करके एक इस तरह से एक बार एक इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर थे, लंबा चौड़ा था, आया खूब लटके झटके में इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू दिया हमने, फिर उसको पूछा, फंसाया, अच्छे से फंसा करके। लेकिन चूंकि जब आप छोटी छोटी चीज़ों पे फंसते हैं ना, तो फिर आपकी हीरोबाजी, आपका हीरो खत्म होता है। बड़ी बड़ी चीज़ों पे आप आर्गुमेंट कर सकते हैं कि नहीं सर इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, या आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं इससे वैसे। लेकिन आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड ही अगर हम पूछ दें कि जान मान लीजिए जिसको इनकम टैक्स में कोई आप हैं, आप ही इंस्पेक्टर हैं, आप प्रमोट होकर कौन से टॉप पोस्ट पे जा सकते हैं, आपके प्रमोशन का लास्ट पोस्ट क्या है, अब ये तो आपको जानना होगा ना। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दें कि भाई जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसमें एक मैट का प्रोविजन है, मैट किस इनकम पे लगता है, ग्रॉस प्रॉफिट पे लगता है कि नेट प्रॉफिट पे लगता है। तो अब आप हमसे क्या होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर हम 10 पूछ दें और उसमें से 9 अगर आप बाउंस कर जाएंगे, तो फिर 11वें पे आपका जो मोरालिटी है, वो मोरालिटी कौन सा आपका डाउन हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने पूछा कि बताओ इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हो, इतना मेहनत से अपनी फैमिली से टाइम काट के पढ़े होगे ना, कहाँ से टाइम काट के पढ़े होगे, फैमिली में से, फैमिली का जो टाइम है ऑफिस से आकर के, जो फैमिली का टाइम होगा उसको काट के पढ़े होगे। आपको समझ नहीं है कि आपको इंटरव्यू का ठीक से इंटरव्यू देना चाहिए। और करना क्या है इसमें, कोई ऐसा तो है नहीं, मैंने अपीयरेंस में सुधार करना है जो आपके हाथ का है, मैंने आपको अपने बिहेवियरल पार्ट में सुधार करना है जो आपके हाथ में है। नॉलेज में आप डिपार्टमेंट के हैं, डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत चीज़ों को देख जाइएगा तो आपको सब आ भी जाएगा। तो आपका सिलेक्शन इंतजार कर रहा है और आप हीरो बन रहे हो, फिर दूसरे बार जब मौका देने आएंगे तो एकदम गाय बन के आएंगे। क्योंकि हर आदमी को लगता है ना भाई हम मेंस पास किए हुए, मेंस पास करने की डिफिकल्ट होता है, और पास करने के बाद तो इसको लिख रहा था तो ध्यान आया कि केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से 2 लोग होते हैं जीएसटी काउंसिल में। एक होते हैं जो जैसे एक तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, और दूसरे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी 2-3 होते हैं। तो ये 2-3 जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होते हैं, उससे एक मिनिस्टर को जीएसटी का काम दिया जाता है कि आप जीएसटी वाला चीज़ को देखेंगे। जैसे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं अपने जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं उनको काम बांट देते हैं। जैसे मान लो मिनिस्टर ऑफ एचआरडी शिक्षा मंत्री हैं,
तो शिक्षा मंत्री अपने अंदर में जो जो राज्य शिक्षा राज्य मंत्री होंगे उनको काम बांट देंगे कि आप प्राइमरी एजुकेशन देखेंगे, आप हायर एजुकेशन देखेंगे, इस तरह से काम बांट दिया जाता है। उच्च उच्च शिक्षा के राज्य मंत्री, वो जो प्राथमिक शिक्षा के राज्य मंत्री, ऐसे काम बांट दिया जाता है। और कैबिनेट मिनिस्टर होंगे वो सारे के ऊपर होंगे। तो उसमें वो मंत्री जो कि जीएसटी के लिए ऑथोराइज होते हैं, और जीएसटी के लिए ऑथोराइज होने से क्या होगा, जीएसटी काउंसिल का सारा आयोजन का काम कई बार कैबिनेट मिनिस्टर को, निर्मला सीतारमण के पास इतना टाइम नहीं है, तो जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है, तो जीएसटी काउंसिल हर 2 महीने पे जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है। तो हर 2 महीने पे बैठक को राज्यों के मंत्रियों के साथ वो कोऑर्डिनेशन वाला काम कौन करेगा, तो एक आदमी तो ऑथराइज होना चाहिए। तो उस तरह से जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे हैं, जो निर्मला सीतारमण है, अपने राज्य मंत्री को एक जीएसटी का काम दे रखा है, और वो जीएसटी वाला जो काम जिस मंत्री को दिया गया है वही जीएसटी काउंसिल के सारे आगे अगली मीटिंग में कौन कौन सी बातें लाई जानी है वो सारा प्रिपेयर करा करके कैबिनेट मिनिस्टर से अप्रूवल लेके प्राइम मिनिस्टर को बता करके और जीएसटी काउंसिल राज्यों को इन्फॉर्म करना, ये बड़ा सारा काम होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर होती हैं, वो क्या करते हैं कि जो निर्मला सीतारमण जी हैं वो एक राज्य मंत्री को जीएसटी का मंत्री बना देती है। ठीक है, तो वो जो राज्य मंत्री होता है वो राज्य मंत्री भी जीएसटी काउंसिल का भाग होता है। क्लियर है ये? ठीक है, तो 2 वो हो गए, 28 हो गए राज्यों वाले। और जो बाद वाले 2 हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी, क्योंकि ये 2 जो राज्य हैं, 2 जो यूनियन टेरिटरी हैं, यहाँ पे कैबिनेट है। दिल्ली में भी भाई कैबिनेट है, तो यहाँ के जो वित्त मंत्री होते हैं इसका भाग होंगे, और पौंडीचेरी के भी जो वित्त मंत्री होंगे वो इसका भाग होंगे, तो 10 होंगे। बाकी जो 5 जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो सारी यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस करेंगे। ठीक, तो ये हुआ अध्यक्ष। इसका अध्यक्ष लिख लो, अध्यक्ष चेयरमैन कौन होंगे, सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त, सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, केंद्रीय वित्त मंत्री। एमओएफ का मतलब मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी होता है, इसलिए एमओएफ सब जगह नहीं लिखा जाता है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, केंद्रीय वित्त मंत्री। उपाध्यक्ष कौन होंगे, राज्यों के वित्त मंत्रियों में से एक, वन एमोंग स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, राज्यों के वित्त मंत्रियों में से एक। बहुत दिन तक सुशील मोदी बहुत दिन तक इसके उपाध्यक्ष रहे थे, अदरवाइज पश्चिम बंगाल के जो वित्त मंत्री थे वो मंत्री रहे, वो इसके उपाध्यक्ष बहुत दिन तक रहे। उसके बाद जाएंगे तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गया। इसकी एक बार बैठक लिख लो, बैठक प्रत्येक 2 माह पर, बैठक प्रत्येक 2 माह पर। देखो जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स, मीटिंग फ्रीक्वेंसी एवरी 2 मंथ, और बहुमत मत मूल्य, वोट वेटेज, मत मूल्य या वोट वेटेज, और मत वोट वेटेज में जाएंगे तो केंद्र, राज्य, सेंटर और स्टेट। सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्य। केंद्र का 1/3 और स्टेट का 2/3, सेंटर का 1/3 1/3 और स्टेट का 2/3 होता है। वोट वेटेज की बात करें तो माने 199 वोट अगर होगा तो 33 वोट सेंटर का होगा, 66 वोट स्टेट्स का होगा। ठीक है, तो इसमें निर्णय, डिसीजन 3/4 3/4 बहुमत या सर्वानुमति, कॉन्सेंसस, कंसेंसस, माने डिसीजन 2 ही तरीके से होगा, या तो कंसेंसस होगा या 3/4 मेजोरिटी चाहिए, 3/4। और 3/4 क्यों किया गया, क्योंकि देखो 3/4 होने से न राज्य खुद अकेले, न केंद्र 1/3 के साथ अकेले कोई डिसीजन
नहीं ले पाएगा। लेकिन फिर भी केंद्र क्या करेगा, कोई अगर मान लीजिए केरला वोटिंग के आज तक जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में, शायद मेरा जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, सिर्फ अभी जो मीटिंग हुआ था 48वीं की 49वीं, कौन सी मीटिंग थी जीएसटी, अभी दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी जीएसटी मीटिंग, अभी हुआ था। अभी तो हुआ था ना 2 3 दिन पहले, जिसमें उसके ऊपर टैक्स लगाया था 8 जुलाई, 49th। अच्छा चलो ठीक है, 49th जीएसटी काउंसिल 50th काउंसिल में। जीएसटी काउंसिल मीटिंग दिल्ली 50 फरवरी भाई, 51। अच्छा 21 जुलाई 2023 को 49 जीएसटी काउंसिल मीटिंग, 21 जुलाई 2023 को, 49 लिख लो, 49 ही है। 11 जुलाई 2000 न्यू दिल्ली अंडर द गवर्नमेंट से 50वीं मीटिंग हो गया, ठीक है। देखो 50th, तो इसमें 50वां यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे जो मीटिंग है 3/4। तो एक बता रहे थे केवल जीएसटी काउंसिल का जो जो एक ही मीटिंग है कोई है जिसमें कि लॉटरी का कोई मुद्दा था, उसके ऊपर वोटिंग हुआ, ठीक है। अदरवाइज आज तक 50 बार जीएसटी की मीटिंग हो चुकी है। ऑल डिसीजन इन जीएसटी काउंसिल मेड थ्रू कंसेंसस। कभी भी ऐसा नहीं हो, जैसे अभी लोकसभा का क्या हाल है, लोकसभा में लोकसभा के अंदर में सब सब अपने अपने अनुसार राजनीति करते हैं सब। अब राजनीति करने का मतलब हुआ, जैसे एक तरीका ये हुआ, इससे विपक्ष को भी ही लॉस होता है। गुलाम नबी आजाद बहुत अच्छे बड़े दिनों तक या तो संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं या तो विपक्ष के नेता रहे हैं राज्यसभा में। गुलाम नबी आजाद, उनका एक जो आजाद करके जो बुक आया था, उसका इंटरव्यू जब आप सुनेंगे तो हम बार बार बोलते हैं कि जैसे इस तरह का विरोध करना चाहिए विरोध विपक्ष को, लेकिन विरोध करते करते 18 दिन तक विरोध करते रह जाएं, अदानी को लेकर के या पेगासस को लेकर के या किसी और मुद्दे को लेकर, राफेल को लेकर के, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा सत्र ही खराब हो जाए। आप विरोध दर्ज कर दीजिए, विरोध करिए, फिर बैठक होने दीजिए, फिर जरूरत पड़े तो विरोध करिए। मैंने पूरा सत्र खराब कर देना, यही तो एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे विपक्ष पक्ष को घेरता है। अदरवाइज मीडिया में कौन आपकी बातें सुन रहा है? आप कोई बात मान लीजिए, राहुल गांधी कहीं कुछ बोलते हैं, मीडिया वाले 4 मीडिया वाले छापेंगे, 8 नहीं छापेंगे। लेकिन पार्लियामेंट में अगर खड़े होकर के कुछ बोलते हैं तो सारी मीडिया छापती है और पूरा देश देखता है कि आप कुछ बोल रहे हैं। तो संसदीय कार्रवाई का होना ये पक्ष के लिए जरूरी है कि विपक्ष के लिए जरूरी है? ये तो विपक्ष के लिए ज्यादा जरूरी है। अभी जितने कानून बनाने हैं सब इस हो हल्ला के बीच में ही क्या होगा, सब टेबल हो जाएगा और सब एक दिन पास हो जाएगा। अब वो करते रहिए, तो ये करते रहेंगे तो इससे क्या होता है। और इसमें सबसे गड़बड़ी देखो क्या है, कोई कानून अगर रखा गया, अब भाई आप बोल करके ज्यादा तेज विरोध कर सकते थे ना कि इसमें ये कमी है। हल्ला करने से फिर क्या होगा, सरकार तो जैसा चाहती है वैसा सरकार उसको पास करा लेगी। और ये सरकार तो और चाहती है कि कई सारे विवादास्पद जो विधेयक है वो हल्ला हल्ला के बीच में ही पास हो जाए, क्योंकि अदरवाइज बहस होगा तो फिर उसमें बहुत सारी उसकी कमियां बड़े हो सकता है बदलाव करना पड़े या जनता के बीच में बहुत सारे मुद्दे जाएंगे। इससे अच्छा है कि कई बार माहौल खराब रखो, इस तरह का रखो, तब तक भीतर भीतर निकाल दो सारा विधेयक को। तो कई बार सरकार चाहती है। और विपक्ष का अभी का जो विपक्ष का नेतृत्व है, अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। आज तो कांग्रेस पार्टी खुद ही उनको अपने किसी मीटिंग में उनको नहीं बुलाती है। या अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस पार्टी का कोई मीटिंग हो रहा हो, आप हर जगह मल्लिकार्जुन खड़गे को देखेंगे, इससे लोगों को देखेंगे, लेकिन अधीर रंजन चौधरी को किसी मीटिंग में सोनिया गांधी नहीं बुलाती है।
अभी ये तो विपक्ष में लोकसभा के विपक्ष के नेता का ये हाल है। सोच के देखो, तो माने क्या, माने जो विपक्षी पार्टी है, एक भी कोई दमदार ऐसा नेता नहीं है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में हो, जो कि सरकार को अपनी बातों से घेर सके। एगो संजय झा है, जाएंगे तो एगो संजय सिंह है, ठीक है, इसी तरह से दो चार लोग और हैं। नहीं तो पहले एक से एक नेता होते थे। वो आपके कौन कौन, कई सारे बड़े बड़े नेता होते थे। इंद्रजीत गुप्ता थे, सोमनाथ चटर्जी थे, या अटल बिहारी, जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे। माने पार्लियामेंट में जैसे ऐसे लोग रहे हैं, आप कभी पार्लियामेंट्री स्पीच जब सुनेंगे तो आपको माने भौचक रह जाएंगे। अभी के टाइम पे तो बस राहुल गांधी सबसे बड़े नेता है, कुछ बोलते नहीं। तो क्या लिखे हैं, तो यही इसमें था कि जीएसटी काउंसिल का सिर्फ एक बार वोटिंग करना पड़ा, अदरवाइज कभी जीएसटी काउंसिल में सारे डिसीजन हो जाते हैं। एक बार भी वोटिंग कराने की आवश्यकता सिर्फ एक बार पड़ी है, बाकी कभी नहीं पड़ा। 50 मीटिंग में सोचो हजारों डिसीजन हुए होंगे। ये इंडियन डेमोक्रेसी की एक तरह से एक महत्वपूर्ण फीचर है। लेकिन चूंकि इसलिए भी जीएसटी काउंसिल में हो नहीं होता है कि भाई उनको पता है कि जो जीएसटी काउंसिल में जो बातें होती हैं बाहर में किसी को समझ में ही नहीं आएगा। लोकसभा में जो हो होता है तो उसका वो जनता को समझ में आता है। 3 दिन से 4 दिन से लोकसभा बैठक बंद है, 2 दिन से 3 दिन हो गया, आज तीसरा दिन था, आज भी कोई बहस वहस नहीं हुआ है, सब वो होकर बंद हो गया। मंडे को मिलेंगे, उस दिन मिलेंगे, 25 तारीख को शायद, कल मिलेंगे 11 बजे। केरला वाला वही लॉटरी का मुद्दा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी कि उसमें अब लॉटरी का पूरा मुद्दा क्या था, मैंने लॉटरी को जीएसटी में लाने की बात थी या कुछ इस तरह से था, केरला गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। बाकी सारे दलें, जो जीएसटी काउंसिल के सारे मेंबर केरला गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट थे, तो इसके लिए वोटिंग हुआ। तो सर्वभौम से निश्चित रूप से सारे जो 31 थे वो पक्ष में थे, एक केरला विरोध में था, तो वो पास नहीं हो पाया। कई बार जीएसटी काउंसिल का कोई डिसीजन ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अनुसार पास करा ले। कैसे पास करा ले अपने अनुसार, उसके पीछे वो होगा कि ये कई राज्य तो ऐसे होंगे ना इस वाले में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष वाले होंगे। अरे समझ में, तो कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पास करा सकती है जीएसटी काउंसिल के माध्यम से, लेकिन स्टेट नहीं चाह पास करा पाएंगे, क्योंकि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को माइनस करके जीएसटी काउंसिल कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, क्योंकि स्टेट के पास जो वोट वेटेज है वो केवल 2/3 है, और बहुमत के लिए क्या चाहिए, 3/4 चाहिए। तो सेंटर का किसी जीएसटी काउंसिल के सारे डिसीजन में सेंटर का होना कंपलसरी है, लेकिन सेंटर के डिसीजन में सारे राज्यों का होना जरूरी नहीं है। एक केरला को किनारे करके बाकी राज्यों के साथ मिल करके सेंटर चाहे तो अपना डिसीजन ले सकता है। ये बात है। तो और लिख लो, इसमें क्या लिखा है, 3/4, 3/4। उसके बाद देखो 50वीं बैठक पूर्ण, 50th मीटिंग कंक्लूडेड। अच्छा, इसका कार्य क्या है, जीएसटी काउंसिल का कार्य, ये तो भूल रहे थे। जीएसटी काउंसिल का जो कार्य है वो है जीएसटी से संबंधित ऑल डिसीजन रिलेटेड विथ जीएसटी, ऑल डिसीजन रिलेटेड विथ जीएसटी, जीएसटी से संबंधित सभी निर्णय, ये इसका काम है। ठीक है, नीचे एक सेंटेंस लिख दीजिए। देखो, जीएसटी को लागू करने के लिए, टू एस्टैब्लिश जीएसटी, कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2013। जीएसटी को लागू करने के लिए 2013 में एक कंपनी का गठन किया गया। क्या लिखे, जीएसटी गठन किया गया, कंपनी का नाम क्या था, जीएसटी एन, जीएसटी नेटवर्क। मैंने अभी जो जितना भी जीएसटी से संबंधित प्रोसीजर है वो सारा जीएसटी नेटवर्क के द्वारा ही कंप्लीट किया जाता है। और इस कंपनी में जो पूंजी भागीदारी है वो क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन,
पूंजी भागीदारी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% स्टेट गवर्नमेंट। उसमें लिख लो जीएसटी एक ऑनलाइन कर है, जीएसटी इज ए ऑनलाइन टैक्स। करके जीएसटी एक ऑनलाइन कर है। देखो इस प्रक्रिया को पूरा करने का कार्य, दिस प्रोसेस कंप्लीटेड बाई जीएसटी नेटवर्क, इस प्रक्रिया को पूरा करने का कार्य जीएसटी नेटवर्क द्वारा किया जाता है। इज कंप्लीटेड बाई जीएसटी जीएसटी नेटवर्क। यानी जो जीएसटी जो ऑनलाइन टैक्स सिस्टम है, उस ऑनलाइन टैक्स सिस्टम इंटायर जो प्रोसीजर है वो बैकअप कौन देता है, किसके पास है सारा डेटा वगैरह, वो जीएसटी नेटवर्क के पास है, जिसमें 50% गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 50% स्टेट गवर्नमेंट है। पैरा चेंज करके देखो, जीएसटी को लागू किए जाने के अनेक लाभ हैं। देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। को लागू करने के अनेक लाभ हैं। बेनिफिट्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, वो तो जो आपने ये वाला लिख रखा था ना, एक नहीं ये लिखा था वन नेशन, हाँ देखो वन नेशन वन टैक्स, तो ये लिख लो, सबसे बड़ा बेनिफिट वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक कर, एक देश एक कर, एक देश एक कर, ठीक है। मूल्यों में समानता, इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ प्राइस, मूल्यों में समानता। जैसे कोई पर्टिकुलर एक गुड्स होगा तो एक क्रॉस इंडिया एक ही होगा। एक पर्टिकुलर मान लो कोई टीवी है, वो टीवी चाहे जहां होगा, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट, पेट्रोल के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है, पेट्रोल के साथ राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, नोएडा है, चार स्टेट है बड़े नजदीक। नोएडा से चला दिल्ली मेरौली होते हुए गुड़गांव गया, बगल में अलवर, अलवर है, ठीक है। चार स्टेट इतने दूर में है, 100 किलोमीटर के दायरे में करीब चार स्टेट है, और भी कम दूर में। एक गाड़ी वाला जाएगा तो उसमें क्या है, पेट्रोल का फैक्टर कॉस्ट तो सब जगह एक ही है, इसके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी है ये भी सब जगह एक ही है। चारों स्टेट में तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी एक ही होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि यूपी में बीजेपी की सरकार है तो कम कर देते हैं और दिल्ली में कुछ और कर देते हैं, गुड़गांव में कुछ और का, ऐसा तो नहीं होगा, सब जगह एक ही है। अंतर कहां जाता है, जैसे ही स्टेट का सेल्स टैक्स लगेगा, ठीक है, हर राज्य का अलग अलग हो जाएगा। यूपी में बीजेपी की सरकार है तो जनरली क्या होता है कि पेट्रोल डीजल के प्राइस के बारे में कहा जाता है कि इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई ये आपका चाहे फैक्टर कॉस्ट हो, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो, ये दो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि कई बार स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के इमेज को नीचे करने के लिए, ठीक है, वो इस प्राइस, पेट्रोलियम प्राइस का दाम बढ़ा के रखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, आप अभी यहां पे चेक करिए कि राजस्थान में पेट्रोल का प्राइस क्या है, तो देखें कि चारों में सबसे ज्यादा जो प्राइस है पेट्रोल का वो उस स्टेट में है जहां पे राहुल गांधी की सरकार है। प्राइस ऑफ पेट्रोल इन राजस्थान, 108 रुपये है राजस्थान में, ठीक है। दिल्ली में 95-96 रुपये है। और कहाँ चाहिए, यूपी
इन यूपी टुडे। 97 रुपीज है यूपी में, दिख गया। बिहार में इन बिहार ₹109 दिख रहा है। ऐसे ही आप चेक करेंगे तो देखेंगे जितने ही महान विपक्षी पार्टी वाले हैं, विपक्षी पार्टी शासित राज्य हैं, ठीक है, ये इसको बोलते हैं पेट्रोल डीजल की राजनीति। जितने ये विपक्ष के शासित राज्य वाले हैं, ये सारे स्टेट में जाएंगे तो बीजेपी शासित जो राज्य है उसकी तुलना में इनके यहाँ प्राइस ऑलमोस्ट 10-10 रुपए के आसपास ज्यादा है। और रोज सड़कों पे जाएंगे कि भाई क्या है पेट्रोल डीजल का दाम, महंगाई, महंगाई के लिए कौन उत्तरदायी है? केंद्र सरकार। आ रहा है समझ में? तो इसको कहा जाता है राजनीति। और इसलिए हम बार बार आप लोगों क्लास में बोलते हैं कि सब राजनीति में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं होती है। जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनकी कोई पब्लिक भागीदारी इस तरह से नहीं होता है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो हम लोग कितने अच्छे हैं। चुनाव जीतना हर भारत डेमोक्रेसी की विशेषता है। तो हर किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को अगर लगता है कि दूसरे को नीचे दिखाने से मैं चुनाव जीत सकता हूं तो वो उसका अधिकार है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि किसी मुद्दे पे बीजेपी को किनारे कर सकते हैं तो वो उसका अधिकार है। तो लोकतंत्र में तलवार से गर्दन काट दे ये अधिकार नहीं है, जैसे कई देशों में होता है। भारत में तो नीचे दिखा के चुनाव वोट लिया जाता है ना। तो ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा तो होना चाहिए मुद्दों के आधार पे क्या क्या। तो इसलिए कई बार कहा जाता है कि दुखी आपके सामने प्रत्यक्ष। अब इसमें गड़बड़ी देखो क्या होती है। ये प्राइस है सारा, सेल्स टैक्स, ये क्या करते हैं बढ़ा घटा देते हैं। और 4 स्टेट है, चारों में 4 पेट्रोल के दाम है, पेट्रोल डीजल के दाम है। तो अब क्या करें? जीएसटी के कारण क्या होगा, ये दोनों मिला करके एक ही हो जाएगा 18%। फायदा क्या होगा? ये जो ए प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट पूरे देश में 1 होगा और जीएसटी 18%। प्राइस क्या हो गया? अर्थात एक सामान को दिल्ली से उठा कर ट्रेन में रख के बिहार ले जाने की, चाहे कहीं और ले जाने की आपको जरूरत नहीं है। जिस रेट पे वो सामान दिल्ली में मिल रहा है उसी रेट पे वो सामान लखनऊ में मिल रहा है, उसी रेट पे वो सामान पटना में मिल रहा है। कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है इसका। कनॉट प्लेस में जो शर्ट का प्राइस मिलेगा वो सेम शर्ट का प्राइस आपको नोएडा में मिलेगा। जो मोबाइल फोन आपको कनॉट प्लेस में मिलेगा वही प्राइस आपको नोएडा में मिलेगा, वही प्राइस आपको गुड़गांव में मिलेगा। जबकि पहले क्या होता, कनॉट प्लेस में कुछ और, गुड़गांव में कुछ और नोएडा में कुछ और। तो जीएसटी के आने से पूरे देश में एक उत्पाद का मूल्य 1 हो गया है। क्लियर है? और इस कारण से कई राज्य क्या करते थे कि जो जैसे हमारे यहाँ आप इन्वेस्ट करिए तो हम आपको सेल्स टैक्स जो यूपी में 12% है हम आपके ऊपर 6% लेंगे। वो प्रोड्यूसर क्या करेगा भाई, जानता है कि 100 रुपये अगर हम प्राइस रखते हैं तो यूपी में उसका प्राइस 112 हो जाएगा और गुड़गांव में उसका प्राइस 106 हो जाएगा। तो भाई 106 वाला प्राइस ज्यादा बिकेगा तो हम अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं? यूपी में ना लगाकर कहाँ लगाते हैं? गुड़गांव में। इस दोनों स्टेट के बीच में कंपटीशन के कारण स्टेट को 6% का लॉस हो गया कि नहीं? लॉस हो गया, लॉस हो गया। तो एक ही रेट अगर सब जगह होगा तो फिर अपने आसन की क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टर है वो डिसीजन लेगा। इससे कंपटीशन में जो टैक्स का लॉस होता था वो टैक्स का लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये बात है। क्या लिखा है? अच्छा, सभी मूल्यों का एक समान। एक और लिख लो, कर दोहराओ, दोहराओ, समाप्त। कैस्केडिंग ऑफ टैक्स, एंड ऑफ कैस्केडिंग ऑफ टैक्स। कर दोहराओ, समाप्त। मूल्य अभी तो बताया था कैसे क्या। मूल्य कम, 10% हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करके नहीं बताया था? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके बताया था ना कैसे कैस्केडिंग होता था, कर के ऊपर कर लगने से कैस्केडिंग। मूल्य क्या हो जाएगा? जब कैस्केडिंग होगा तो मूल्य कम हो जाएगा। कर आधार, कर आधार टैक्स बेस बढ़ेगा, कर वसूली बढ़ जाएंगी, अभी बढ़ा है बहुत ज्यादा। टैक्स बेस बढ़ गया, कर वसूली, निर्यात
बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लिख सकते हैं फॉरेन ट्रेड कम, माने वो 10 रुपया ही सस्ता हुआ, 1210 के बदले 1200 हुआ, एक्सपोर्ट में हेल्प हो गया ना फिर। उसके बाद ऑनलाइन, ऑनलाइन टैक्सेशन है, कर की चोरी, ये सब कुछ रिकॉर्डिंग में है, तो इसलिए टैक्स थेफ्ट इज मिनिमाइज्ड, कर की चोरी कम। चलिए फिर नेक्स्ट लिख दीजिए, जीएसटी की कुछ, जीएसटी का विरोध भी किया गया, जीएसटी वाज अपोज्ड आल्सो, अलग पॉइंट है, फिर इसको पूरा हो जाएगा। ये जीएसटी का विरोध भी हुआ। सबसे बड़ा विरोध था कपड़ा व्यापारियों द्वारा, बाई क्लॉथ मर्चेंट्स, सबसे बड़ा विरोध हुआ था कपड़ा व्यापारियों द्वारा। दूसरा था उत्पादक राज्यों द्वारा, प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, उत्पादक राज्यों ने विरोध किया था। टैक्स बेस, छोटे व्यापारी, छोटे व्यापारियों के लिए जटिल, कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉल ट्रेडर, कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉल ट्रेडर्स। छोटे जो व्यापारी हैं, अब उसमें देखो उसमें क्या होगा कि भाई जीएसटी जब तो पीछे से सब लग के आता है, लग के आता है तो आपको उसी रेट पर बेचना पड़ेगा, तो बेचना पड़ेगा, तो इसमें क्या हो जाता है, कई बार जो टैक्स एग्जेम्पशंस वगैरह मिलते थे वो टैक्स एग्जेम्पशंस नहीं मिलेगा। आप छोटा सा एक बिस्कुट का दुकान भी खोले हुए हैं, तो बिस्कुट पर ऑलरेडी जीएसटी जोड़ के आया हुआ है, आप अपने साइड से चाहेंगे कुछ छूट दे दें तो छूट नहीं दे पाएंगे। कोई स्टेट चाहे कि मैं छूट दे करके अपने यहाँ टैक्स कलेक्शन बढ़ा लूँ तो वो नहीं हो पाएगा। आपके पास जीएसटी के मर्ज होने से सारे इनडायरेक्ट टैक्सेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मर्ज्ड इन जीएसटी। अब स्टेट गवर्नमेंट अपनी कोई आय चाहे कि हम बढ़ा लें एक नया अप्रत्यक्ष कर का प्रावधान करके, तो वो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जीएसटी में सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया, स्टेट का कम से कम। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो सीमा शुल्क अभी भी है उनके पास, तो इसमें लिख लो राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता, स्वायत्तता का कम होना, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स रिड्यूस्ड। राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता का कम होना, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स रिड्यूस्ड। ओ अतिक्रमण हो जो, पैरा चेंज करके देखो, वित्त आयोग के सुझाव के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के सुझाव के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, विभाजन योग्य केंद्रीय कर एवं शुल्कों में इंडिवाइजेबल टैक्स एंड ड्यूटीज, विभाजन योग्य केंद्रीय कर एवं शुल्कों में इंडिवाइजेबल टैक्स एंड ड्यूटीज, योग्य केंद्रीय कर एवं शुल्कों में 41% प्लस 1%, 41% प्लस 1% राज्यों एवं यूटी को दिया जाता है। स्टेट्स एंड यूटी रिसीव्ड 41% प्लस 1%, 1% ये जम्मू कश्मीर के लिए है, JNK के लिए 1%। अब यहां पर है कि विभाजन योग्य जो केंद्रीय कर एवं शुल्क का जो डिवाइजेबल पुल होता है उसमें सीमा शुल्क शामिल नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें लिख लो विभाजन योग्य करों में सीमा शुल्क शामिल नहीं, इंडिवाइजेबल टैक्स एंड ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटी नॉट इंक्लूडेड, सीमा शुल्क शामिल नहीं। विभाजन योग्य करों में सीमा शुल्क शामिल नहीं, उसमें लिख लो
विशेष उद्देश्यों के लिए लागू अधिभार सरचार्ज भी शामिल नहीं। विशेष उद्देश्यों के लिए लागू अधिभार भी सेस एंड सरचार्ज आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन डिवाइजेबल टैक्स पुल। क्या लिखे? सेस एंड सरचार्ज आल्सो नॉट पार्ट ऑफ डिवाइजेबल पुल। सेस एंड सरचार्ज भी, जैसे शिक्षा वाला एक नहीं है, शिक्षा उपकर है 4% का, तो ये सेस और सरचार्ज क्या होता है कि विशेष उद्देश्य के लिए लागू होता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे एजुकेशन, तो एजुकेशन के लिए लागू है। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो 1 लाख रुपया टैक्सेबल इनकम है, इसके ऊपर मान लीजिए 30% का टैक्स लगा, मान लो चाहे 10% का 1 मिनट के लिए मान लो टैक्स लगा, तो कितना हुआ? 10,000। जो सेस सरचार्ज होता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा, कारगिल के लिए, कारगिल वार के लिए, तो शिक्षा के लिए, कोरोना आपदा के लिए, वो इसके ऊपर मान लीजिए इसके ऊपर 4% लगेगा। जो टैक्स अमाउंट है उसके ऊपर लगता है, वो टैक्स बेस पर नहीं लगता है। अरे समझ में, माने इस 1 लाख पर इस पर नहीं लगेगा, वो किस पर लगेगा? इस 10,000 पर लगेगा। जो अमाउंट इनकम टैक्स के रूप में बन रहा है उस अमाउंट के ऊपर, माने ये टैक्स के ऊपर टैक्स है एक तरह से। और ये वाला जो 4% है जो शिक्षा के लिए, ठीक है, ये जो 400 रुपया हुआ, कितना? 400 रुपया हुआ ना, 400 रुपया हुआ, 400 रुपया हुआ। ये उस डिवाइजेबल पुल जिसमें से 41% उठा के राज्यों को देना है, उसमें ये शामिल नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इच्छा से इसको राज्यों को बांटेगी। क्लियर है? तो सेस सरचार्ज क्या होता है? कर के ऊपर कर होता है, विशेष उद्देश्यों के लिए होता है, और राज्यों को वित्त आयोग के रिकमेंडेशन के अनुसार नहीं बांटा जाता है, केंद्र की अपनी इच्छा के अनुसार उसको बांटा जाता है। क्लियर है? तो ये अमाउंट था, तो ये वाला लिखिएगा। आय कर के, जैसे करों के आय के अनुसार वो बजट से हमेशा दिखते रहता है। जैसे जीएसटी अभी नंबर 1 टैक्स है, सबसे अधिक आय किससे होता है? जीएसटी से। ठीक है,